नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। आज हम चर्चा करेंगे परिवारवाद के एक बहुत ही अहम विषय भरण पोषण से संबंधित कानून और प्रक्रिया के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं भोपाल के जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री हरीश मेहता। कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। दर्शकों को ये याद दिला दें कि ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और आज का जो विषय है उससे संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको हमारे गेस्ट एक्सपर्ट देंगे। टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल किसी न किसी परिवार में किसी न किसी बात को लेकर बहुत से मतभेद हो जाते हैं और बातचीत इस हद तक बढ़ जाती है कि वो एक वाद का यानी कि एक कोर्ट केस का रूप ले लेती है। और कोर्ट केसेस अगर परिवार में होते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए कि कोई महिला जो सफ़र कर रही है किसी ऐसी घटना के कारण उसके राइट्स का हनन हो रहा है और उस वक्त अगर उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो किस तरह से अपने अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ेगी और किस तरह से वो मेंटेनेंस की अधिकारी होगी, इस विषय पर विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेंटेनेंस को आप आम भाषा में किस तरह हमारे दर्शकों के लिए परिभाषित करेंगे। मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस के लिए मैं आम भाषा में आपको ये बताऊंगा जी कि साधारणतः सभी लोगों के उसमें रहता है और सभी वकीलों को या जितने भी लोग हैं धारा 125 जी ये बहुत पहले अपने दंड प्रक्रिया संहिता में इसका प्रावधान रखा गया है। जो अभी अपने केसेस नहीं थे और जो अभी नए नए एक्ट आए हैं उसके पहले कि धारा 125 के तहत कोई भी वाइफ जो है अगर वो अर्निंग नहीं है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। और ये जो इंट्रोड्यूस हुआ 74 में अलग अलग टाइम पर अमेंडमेंट्स हुए हैं तो शुरू में जब ये अमेंडमेंट था मतलब ये अपना कानून बना था तो अगर मैं बोलूँगा सबको हंसी आएगी कि उस वक्त सिर्फ 500 रुपये तक का ही मेंटेनेंस था। अब ऐसा नहीं है। अब सीमाएं सिर्फ इस बात पर हैं कि हस्बैंड की कितनी इनकम है उसकी इनकम के रेशियो को देखते हुए वो मेंटेनेंस का अमाउंट फिक्स होता है। जी तो कोई भी पत्नी जो किसी कारणों से उसके पति ने उसको छोड़ के रखा है किसी कारण से भी तो सबसे पहले एक सामाजिक दायित्व थे। सामाजिक दायित्व को आप ये बात मान के चलें कि कोई भी पत्नी जो है कि ऐसा नहीं हो कि वो भीख मांग रही है किसी और से पैसा मांग रही है वो तो अपने पति से ही पैसा मांगेगी जी और पति नहीं दे रहा है तो इसी बात का एक कानून बनाया गया वो है धारा 125। और धारा 125 का मुकदमा जो है अब आज जहाँ पर फैमिली कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट नहीं है और वहाँ जो है ये केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ लगता है। अब ये सारे केसेस फैमिली कोर्ट में लगने लगे हैं और फैमिली कोर्ट इन सारे मुकदमों में जल्द से जल्द निर्णय पारित करती हैं और मेंटेनेंस जो है वाइफ को मिलता है। जी 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 बहुत टाइम लगता है किसी भी लेडी को सबसे पहले ये फैसला करने के लिए कि वो कोर्ट के चौखट पे जाए और अपने न्याय की मांग करे और अधिकारों के बारे में। अब क्योंकि आज की परिस्थितियों में मैं आपके साथ बात करूँगा जी कि आजकल किसी के भी मुंह से सुन लीजिए कि आजकल खूब केसेज हो रहे हैं खूब विवाद हो रहे हैं जी शादी करें या ना करें ये सोचना पड़ता है। पर मैं ये कहूँगा कि सब गलत है। आज भी अपन उसी समाज में हैं पर इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा आपसे। सर आपको इंटरप्ट करूँगी। हाँ, एक फ़ोन कॉल हम ले लें। हाँ ले लीजिए। हमारे साथ हैं हमारे रेगुलर व्यूअर नंद स्वरूप मिश्रा बाराबांकी से। हेलो मिश्रा जी अपना सवाल कीजिए। जी जी मैं ये चाहता हूँ कि घरेलू हिंसा में महिलाएं जो है
तो मामला कुछ नहीं, मुझे बता देती है कि ये पैसा के लिए पछताना दे रहे, मेरे पूरे घर वालों को शहर के पछाने फंसा देते हैं। तो जिसके चिंता से छुटकारा पाए। दूसरी चीज, कोई महिला को जो है कोई पति छोड़ना नहीं चाहता है, जबरदस्ती छोड़ रहे हैं और वो जो है इजारा किए कुछ मांग रहे, तो उसका किस प्रकार से निपटारा होगा? जी, क्या आपका सवाल जो है, अभी हमारा जो विषय है उससे थोड़ा हटकर है, लेकिन आपने इस पारिवारिक मंच पर आकर ये चीज़ पूछी है। तो घरेलू हिंसा के तहत अगर किसी पत्नी ने केस लगाया है तो पत्नी और उसके पति और उसके परिवार वालों को भी उस केस में बचाव करने का पूरा अधिकार है, और ये बता सकता है वो न्यायालय में जाकर कि उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया है, अपने सारे फैक्ट्स बताए न्यायालय के समक्ष। ऐसा नहीं है कि न्यायालय के समक्ष या किसी ने भी एक आरोप लगा दिया है तो एक तरफ ही कार्य किया जाता है। अगर झूठा मुकदमा है तो न्यायालय के समक्ष इस बात को आप लाइए और बताइए अपने आप के हिसाब से कि क्यों झूठा मुकदमा है। आखिर सबसे पहले न्यायालय हमेशा एक बात कहती है कि क्यों एक पत्नी ने अपने पति का घर, उसका परिवार छोड़ा है। कोई भी कारण हो सकता है। अगर उस कारण के तहत यदि उसने कोई केस लगा दिया है, उसका कोई मिसयूज कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि पति और पति के परिवार वालों को कोई कानून में कोई सहायता नहीं है। कानून में सारी सहायता है। आप अपना पक्ष रखिए न्यायालय के समक्ष या जो भी संरक्षक अधिकारी है उसके समक्ष, आपको पूरा न्याय मिलेगा और आपकी ही बात को सुना जाएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही सारी कार्रवाई होती है। झूठा मुकदमा के लिए आपके पास पूरा एविडेंस होना चाहिए, उसके पास भी अपनी प्रताड़ना से संबंधित एविडेंस होना चाहिए, तभी ये कार्य हो सकता है। जी जी जी, ये था आपके सवाल का जवाब। और जैसा कि मेहता साहब का कहना भी है कि अगर कोर्ट कोई भी पक्ष गया है तो उसके पास सफिशिएंट सबूत होना चाहिए अपनी बातों को प्रूव करने के लिए, और इसमें भयभीत होने की आवश्यकता ना हो के कॉन्फिडेंटली फेस करना इज़ अ बेटर ऑप्शन। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर। हाँ। आप हमें मेंटेनेंस के बारे में ये जानकारी दे रहे थे कि किस जी अब जो अपन इसी मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं जी तो मेंटेनेंस का जो 125 का जो केस है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पत्नी को प्रमाणित करनी होती है कि विदाउट एनी रीजन या कोई किस कारण से उसने अपने पति का त्याग किया है, क्या कारण था और क्यों उसको अपने पति का घर त्याग करना पड़ा, ये बताना होगा। ऐसे ही नहीं कि आप ऐसे गए छोड़ दिया अपने हस्बैंड को और जा ही नहीं रही हैं। आपके अपने कॉन्जुगल जो ड्यूटीज़ हैं उसकी पूरा किए बगैर ही और उसके बगैर ही आप चली गई हैं, तो कोर्ट इसको भी कंसिडर करता है कि व्हाट वाज द रीजन, मतलब निगलेक्ट और जो है अगर उसको उसके परिवार वालों ने, उसके पति ने निगलेक्ट किया है, इन सारी बातों के आधार पर ही उसको मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के लिए जाना पड़ता है। जी जी जी। इसमें मैं ये कहूँगा आपसे, इसी बीच में एक और हमारे हाँ, व्यूअर जुड़ आगे, रहे हैं। हाँ। सागर से विपिन जी जुड़ रहे हैं। हेलो, हाँ मैम नमस्ते, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका, सवाल जी, पूछिए। मेरा सवाल ये था कि जैसे घर में फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो या किसी भी फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो, तो कोई ऐसा कानून, ऐसा विभाग, ऐसी कोई संस्था है जिसमें मतलब कोर्ट कचहरी की नौबत ना आए और उनकी मध्यस्थता करा दी जाए और पूरा जो किस्सा है वो घर पर ही सुलझ जाए, तो ऐसा कुछ है? आपका ये जो सवाल आपने किया, मैं इस सवाल के साथ आपको एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब लोग अपने इस लड़ाई को कोर्ट ना ले जाकर एक परामर्श केंद्र में ले जाएं और इसके संबंध में शासन ने, प्रशासन ने, न्यायालय ने सब जगह ये मीडिएशन सेंटर्स बनाए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये परिवार परामर्श केंद्र बल्कि महिला थाने में और प्रत्येक थानों में सबसे पहले कोई सा भी पारिवारिक विवाद के पहले एक काउंसलिंग की जाती है और उसके बहुत अच्छे काउंसलर हैं और दोनों पक्षों को बुलाकर और उनसे कहा जाता है कि आप निडर होकर आइए, आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, आप अपना पक्ष रखिए। और दोनों पक्षों को सुनने के बाद बहुत से केसेस जो छोटी छोटी बातों के लिए रहते हैं उसका निपटारा हो जाता है। एक दूसरे की समझदारी को किस प्रकार से एक दूसरे को समझाया जाए,
क्या शिकायतें हैं। छोटी छोटी बातों पर भी बहुत से विवाद हो जाते हैं। तो ऐसे विवादों को निपटाने के लिए सबसे पहले ये कदम उठाया जाना चाहिए और इसके लिए पूरी सुविधाएं दी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिएशन से संबंधित आज अपने पूरे इसमें कि एक मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था कि इसमें याली बात आई है कि भारतवर्ष को आर्बिट्रेशन हब बनाना है। ऐसा टारगेट सरकार का चल रहा है और आर्बिट्रेशन बनाना मतलब वही चीज़ कि बैठकर दोनों पक्षकार बैठकर मीडिएशंस के माध्यम से सुलह कर लें। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मेरा सभी से ये निवेदन है कि पारिवारिक विवाद के संबंध में पहले काउंसलर के पास जाएं, मीडिएशन करें। बहुत से सेंटर्स हैं, प्राइवेट रूप से भी लोग काम कर रहे हैं, ये सारी समस्याओं का हल करें। जी जी जी, बिल्कुल आपका सवाल भी बहुत उचित था और हम चाहेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी दर्शकों को इस बात के लिए जागरूक करना चाहेंगे कि काउंसलर्स और मीडिएटर्स तो हमारे समाज में हैं ही, प्राइवेट भी हैं, लेकिन इसी के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिसकी स्थापना इसी उद्देश्य को लेकर हुई है, जिसमें लीगल एड के ज़रिए भी आपको काउंसलिंग दी जाती है। आपको इस तरह से काउंसलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो इस बात की ट्रेनिंग लेकर आपके बीच में बैठेंगे और जो आपके बीच में सुलह करवाएंगे। इसी के साथ अगर आप थाने की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको वहाँ पर काउंसलर्स मिलेंगे जो आपको ना सिर्फ एक बार बल्कि 3 बार आपके साथ बैठकर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिस्कस करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट ये कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स का आउटकम है कि ये मैंडेट हो चुका है देश भर में कि स्पेशली अगर परिवारवाद है तो उसके रजिस्ट्रेशन या उसकी कंप्लेंट के पहले ये एक मैंडेट है कि आपको काउंसलिंग के दौर से गुजरना ही होगा। मैं इसी संबंध में एक चीज़ और बता दूं कि लोग ये जो काउंसलिंग और परामर्श के बारे में इस बात के लिए भी डर जाते हैं जी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मैटर अदालत में जाकर हमारे खिलाफ उठाया जाए और ये भी पर मैं उसके बारे में बता दूं कि जो काउंसलिंग के माध्यम से जो कार्रवाई की जाती है नॉर्मली अदालत में उसको देखती नहीं है। अदालत के सामने जो ओरिजिनल केस आता है उसको देखा जाता है। काउंसलिंग के संबंध में कभी कभी कोई पक्ष की बातें होती हैं, विपक्ष की बातें होती हैं, उसको कोर्ट इग्नोर करती है। जी मतलब आप काउंसलर के समक्ष अपना सारा सही बात बताएं और सही मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ें। बिल्कुल, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है और उसी को अगर आप लेके चलेंगे तो आपका भी मतलब जिसका भी विवाद है वो भी सॉल्व होगा और समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाए। जी 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 बिल्कुल, बल्कि मीडिएशन का ये एक मैंडेट भी है और हमने ऐसा सुना और पढ़ा है कि मीडिएशन के दौरान जो भी बातचीत होती है वो कभी भी कोर्ट में आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं हो सकती। इनफैक्ट जो भी कुछ आप शेयर करते हैं मीडिएटर के सामने वो कॉन्फिडेंशियलिटी उसका सबसे पहला प्रॉमिस होता है कि उसी वादे के साथ वो आपको सुनेंगे। और कई तो ऐसी भी बातें होती हैं कि सिर्फ आपके परिवार को बचाने और बनाने के लिए वो एक पक्ष की बात दूसरे पक्षकार को नहीं बनाते और उसको संभालते हैं, संवार देते हैं। ये एक तरह से पुनर्विवाह की तरह भी हो सकता है। थैंक यू, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा और हमने इसके ज़रिए सभी दर्शकों को लीगल एड के लिए जागरूक किया। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा होता है कि कई बार जो महिलाएं होती हैं मींस वाइफ्स की बात करें तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होती है जिस वक्त उनके घर में डिस्प्यूट होता है उनके हस्बैंड के साथ या उनके इन लॉज के साथ, तो ऐसे में किस तरह मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है? देखिए, मेंटेनेंस को डिसाइड करने में सबसे पहले मैं जो आपने सवाल किया है वो सवाल के पहले मैं एक और आपको क्लियर करना चाहूँगा ज़रूर कि मेंटेनेंस में यदि वाइफ जो है अगर कहीं कुछ उसकी इनकम का सोर्सेस नहीं है तो सबसे पहले वो चीज़ आती है, बेसिक चीज़ वो है कि उसको जाना। तो उसका जो किस प्रकार से निर्धारण होता है तो वो पति की आय के ऊपर होता है। नॉर्मली अभी जितने भी केसेस में या जितने भी जजमेंट्स आ रहे हैं उसमें एक मैंडेट फिक्स हुआ है इस बात का कि हस्बैंड की जो इनकम है उसका इनिशियली 25% जो है वो वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस के रूप में जाता है। ये इंटरिम होता है? ये इंटरिम होता है
इसके बाद फाइनल स्टेज पर जो पूरी सब वो आते हैं, तो हो सकता है कि 25% से वो 40% भी हो जाए, हो सकता है 25 से 10 भी हो जाए। जी। तो ये डिपेंड्स करेगा पूरा एविडेंस के ऊपर, लेकिन नॉर्मली 25% जो हो ही जाता है। अब आपका जो दूसरा सवाल जो है जी। उसमें ये कि वाइफ अगर अर्निंग है, तो वाइफ अगर अर्निंग है तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वो मेंटेनेंस वाली बात ही ख़त्म हो जाती है। जी। पर क्या है कि वाइफ की अर्निंग जो है वो इतनी नहीं है कि वो उससे अपना गुजर बसरा कर सके, रह सके, रेंटेड दे सके, जो आज की महंगाई के ज़माने में उसको याली जो बात है। अगर वो काम भी कर रही है और पैसा भी कमा रही है तो उसको बताना पड़ेगा कि मुझे और नीडेड क्या है। जैसे कई लोगों को, कई वाइफ्स को कोई मेडिकली प्रॉब्लम्स हैं या उनके खर्चे हैं, वो किस प्रकार से कर रहे हैं। कई आंगनबाड़ियों में काम करती हैं, कहीं छोटा मोटा काम करके पैसा कमा लेती हैं, किसी को 15 दिन का कोई जॉब मिल जाता है, तो दैट इज़ नॉट परमानेंट इनकम। जब ये परमानेंट इनकम नहीं है, ऐसी ही आज के ज़माने में एक फ़ोन कॉल ले लें। हाँ बिल्कुल। जी जी जी। आज बहुत हम फोन इसे कॉल आ रहे कंटिन्यू हैं। करेंगे। ये सूचक है कि हमारा विषय बहुत अच्छे से लोग समझ रहे हैं। हमारे साथ नर्मदापुरम से हेमराज जी जुड़ रहे हैं। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार, स्वागत है, नमस्कार सवाल सर। पूछिए। नमस्ते। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो दिव्यांग व्यक्ति होता है जी वो ज्यादातर सर अपने परिवार वालों पर निर्भर होता है, जी। या वो माता पिता के साथ रहता है या फिर माता पिता के बाद वो भैया भाभी पर निर्भर रहता है। तो अगर वो रखने से मना कर देते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दिव्यांग व्यक्ति कहाँ जाए? कानून में इसके लिए है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मैं आपको दिव्यांग के बारे में यदि बात कहूँ तो कानूनन रूप से जो है, सबसे पहले तो परिवार वालों की जिम्मेदारी है, और यदि वो परिवार वाले उस जिम्मेदारी को नहीं उठा रहे हैं तो शासन के द्वारा भिन्न भिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। साधारण रूप से मैं यदि आपको समझाऊं तो आप सबको एक हंसी सा लगेगा कि अपनी सरकार और अपना समाज दिव्यांगों के लिए कितना काम कर रहा है, कि मतलब कहीं पर भी उसको कोई मुसीबत नहीं आनी है, लेकिन उसको प्रॉपर जगह पर दरवाज़ा खटखटाना है। अवेयरनेस की ज़रूरत है। हाँ, अवेयरनेस की ज़रूरत है कि किस जगह पर उसको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, क्या है। बिल्कुल, जी, जी। मैंने कहा था, एक साधारण रूप से एक उदाहरण देता हूँ मैं, कि आपने ये देखा कि सरकार ने जो सामाजिक प्लेटफॉर्म है उसमें आप देखिए वॉशरूम भी एक दिव्यांगों के लिए अलग बनाया है। अलग है जी। आप देखिए कि सरकार की सोच या समाज की सोच उन दिव्यांगों के प्रति कितनी है। बहुत से ऐसे जरिए हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे एनजीओ हैं, उनके माध्यम से उनकी पूरी देखभाल सब कुछ होता है। मैं आपको एक और उदाहरण बताऊं कि जयपुर में, शायद मैंने नाम तो ये मेरे को याद नहीं आ रहा, कि आर्टिफिशियल जो लिगामेंट जो लेगामेंट है वो बनाकर देते हैं फ्री ऑफ कास्ट लोगों को, ये वो जी, और जी। उन लोग काम करने के लिए वाली जो इच्छा रखते हैं उस पर्पज से भी वहाँ पर है। तो ये दिव्यांगों के लिए ऐसा कोई स्पष्ट रूप से कोई कानून ऐसा नहीं है कि वो डिमांड करें। ये एक समाज के, मतलब वो पीड़ित है, समाज और सरकार की संपूर्ण जिम्मेदारी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस फोरम में जाकर अपना वर्क। जी जी जी, बिल्कुल। इसी के साथ में जैसा कि सर ने बताया भी, आप जहाँ कहीं भी जिस भी दिव्यांग से संबंधित ये बात हो रही है या आपकी स्वयं की भी ये बात है, तो आप वहाँ पर कलेक्ट्रेट जाएं, वहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाओं के बारे में पता चलेगा जो शासन की तरफ से दी जाती है। इसी के साथ में कई ऐसे प्रावधान हैं, जैसे जो सुनने की मशीन होती है, जिनको ऑडिबल प्रॉब्लम होता है सुनने का, उनको भी कई एनजीओज़ जो हैं वो लीगल एड, आपके एरिया के लीगल एड जो ज़िला स्तरीय कार्यालय होता है, जो कोर्ट प्रेमाइसिस में होता है, वहाँ पे जाइए। बहुत से एनजीओज़ हैं जो अलग अलग कैटेगरीज से आपको अलग अलग शासकीय सेवाओं के बारे में आपको बताएंगे और आपको उससे संबंधित जो है कई एक्सेसरीज़ और आर्टिकल्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। तो ये एक बहुत अलग और अच्छा सवाल था। उस चर्चा को हम जारी रखते हैं, लेकिन इसी श्रृंखला में आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं घरों में हमारे, क्या अगर उन्हें बच्चे घर से बाहर निकाल दें तो क्या भी वो मेंटेनेंस का अधिकार रखते हैं? मैं
आपने अच्छा ही बात की। जी। जो सेक्शन 125 में है, जी आप देखिए कि अपने कानून बनाने वाले जो लोग हैं अपने, जी या जिन्होंने कानून बनाया और हम उसको इम्प्लीमेशन कर रहे हैं और हम उसको सल्यूट भी करते हैं, कि उसका मतलब ही ये है कि वो माता पिता का भरण पोषण उसमें उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। जी और वो उसको जो है कोर्ट के माध्यम से अगर कुछ नहीं है तो अपने बेटे से बेटियों से पैसा मांग सकते हैं। वाह बेटी चाहती है पूरा अधिकार हो, जी तो बेटी को भी ये बेटी की भी ड्यूटी है कि माता पिता के बारे में बात करें, तो ये पूरा अधिकार है। और अभी सीनियर सिटीजन्स एक्ट जो बना है, उस सीनियर सिटीजन एक्ट में एक अच्छा प्रावधान ये दिया गया है कि कोर्ट से हटकर कलेक्ट्रेट एसडीएम और वहाँ पर एक एप्लीकेशंस लगती हैं और वो इसको बहुत जल्दी ही इसका इम्प्लीमेशन कराती हैं, और ताकि वो वृद्धजन जो हैं वो अपना बाकी उसका जो जीवन है अच्छी तरह से जी सकें। जी तो जी उसमें काफ़ी प्रावधान है और उसी के तहत पिटीशन भी लगती है। मेंटेनेंस की भी पिटीशन वो कोर्ट में लगा सकते हैं, और अदरवाइज वहाँ पर भी सीनियर सिटीजन एक्ट जो आया है उसमें भी ये उनके मेंटेनेंस का प्रावधान। जी 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 ये बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि बहुत से नियम और कानून होते हैं और जनरली लोग सुनने के बाद बोलते हैं कि कानूनों से क्या होता है, हमको तो इसका लाभ मिल नहीं रहा। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप सही जगह पर सही वक्त पे पहुंचेंगे तो आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। और अगर आप कार्यक्रम के माध्यम से तो जागरूक हम आपको कर ही रहे हैं आपके अधिकारों के लिए, लेकिन यकीन मानिए अगर आप कलेक्ट्रेट जाएंगे या आप लीगल एड ऑफिस भी जाएंगे या आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको उचित कानूनी मशवरा ज़रूर मिलेगा कि आप क्या क्या डिज़र्व करते हैं और कहाँ कहाँ पे आपको कहाँ से कैसे अधिकार आपके मिल सकते हैं। सर उसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं कि महिलाएं अगर ज़्यादा अर्न करती हैं, उनके साथ मान लीजिए कोई माइनर चाइल्ड है, तो क्या वो अलग से मेंटेनेंस क्लेम करता है? नहीं, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि अगर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है और हस्बैंड वाइफ के झगड़े में जो बच्चा है वो वाइफ के पास रह रहा है, वाइफ इज अर्निंग एंड हस्बैंड इज ऑल्सो अर्निंग मेंबर, जी तो उस रेशियो में ये देखा जाएगा कि बायोलॉजिकल एंड नेचुरल गार्जियन दोनों हैं, तो दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे के लिए है। जी वाइफ तो अपना कर ही रही है या जिसके पास भी बच्चा रह रहा है, तो उसको बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के वेलफेयर के लिए दोनों की जो ड्यूटीज़ हैं उसमें देयर आर दी लॉट ऑफ जजमेंट्स और डिफरेंस जो है कि इक्वलिटी देखी गई है कि भाई उसको बच्चे को उसका मेंटेनेंस करने के लिए एक ही के ऊपर बर्डन ना आए, दोनों के ऊपर बर्डन आए, तो ये लगा सकती है। और वो कोर्ट उसको एडजस्ट करती है दोनों की इनकम को देखते हुए कि कितना बच्चे पर खर्च हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बच्चे का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका वेलफेयर। वेलफेयर में सबसे पहले आप बात करें उसका एजुकेशन आज के ज़माने में कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है, बहुत बड़ा है। एजुकेशन के साथ उसका हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाँ, उसकी सारी चीज़ें, तो उसके लिए यदि ऐसा है तो वो बच्चा क्यों सफ़र करे। बिल्कुल, इसलिए बच्चे को ध्यान में रखते हुए दोनों के ऊपर कोर्ट कहता है कि पेनाल्टी बच्चे को अच्छी तरह से रखो। ये केस टू केस वेरी करता है और माननीय न्यायालय जो है हर पर्टिकुलर केस में इंटरेस्टिंगली डिसाइड करते हैं कि कितना बच्चा किस माता पिता से कितना डिज़र्व करते हैं। तो सर क्या ये भी एक डिफेंस होता है हस्बैंड्स या वाइफ्स के लिए? मान लीजिए कि पिता के पास बच्चा है और वाइफ उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, या वाइफ के पास बच्चा है और उसमें पिता कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो क्या ये एक डिफेंस होता है दूसरे वाले पेरेंट के पास कि मुझसे मांगा होता तो मैं दे देता? नहीं, मांगा होता दे देता, बच्चा कहाँ से आया? बच्चा ना तो आप ही लोग के एफर्ट से बच्चा आया, भगवान ने दिया आपको जी। तो आप सोचोगे कि जब वो मांगेगा, जब वो करेगा तो तब देंगे। आपने देखा है, ठीक है, कहते हैं कि बच्चा रोता है तभी उसको दूध पिलाया जाता है, ऐसा नहीं। हमेशा जो भी बच्चे के लिए है उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे मांगा जाए चाहे ना मांगा जाए। मेरा बच्चा कैसा डेवलप हो रहा है, बाप का प्रतिबिंब है लड़का, बिल्कुल, माँ की प्रतिबिंब है उसकी लड़की, वो दिखे कि ये मेरी जैसी ही सब कुछ है, इस ध्येय से रखकर उसको पालन पोषण करना चाहिए। अब ये मांगा जाए तो दे दूंगा तो ये तो मैं भी कोई डिफेंस नहीं, और मैं
ऐसी बात के लिए कहीं से भी बात नहीं करूँगा। दिस इज़ योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सबसे पहले आपके दिन स्टार्ट करने से पहले आप ये विचार करो कि आज मेरे बेटे ने क्या किया, जी मेरे बेटे ने ये खाया है नहीं खाया है, कि यदि जी। मैं बादाम खा रहा हूँ तो मेरे बेटे ने बादाम खाई है या नहीं खाई। जी 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 जी, ये ये एक बहुत ही नेचुरल। नेचुरल चीज़ें होना ही चाहिए, क्योंकि आप ऐसे क्यूरर हो जाओगे तो कैसे समाज चलेगा। बिल्कुल उसके लिए फिर हम लोग रोकते नहीं है, फिर हम लोग भी कोर्ट में उसको कोई वाली बात नहीं करते, और Relaxation नहीं। न्यायालय भी मैं तो और एग्रेसर होकर उस केस को फाइट कर। जी जी जी, आपके तो बहुत इलस्ट्रस एक्सपीरियंस हाँ, रहे हैं नहीं। सर, और आपका इतना लंबा अनुभव रहा है। आपसे तो आप बातचीत में ही हमें इतना सीखने मिलता है। इसी के साथ सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एपेक्स कोर्ट का अगर ऐसा कोई लैंडमार्क जजमेंट है जिसके बाद सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए कोई गाइडलाइन सेट हो गई है, तो क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपन बात कर रहे थे मेंटेनेंस की। जी तो मेंटेनेंस में आपने अभी अपन ने बात की एक प्रोविज़न के बारे में, जी। वो था 125। हाँ जी मेंटेनेंस के और भी लॉ हैं जिसमें मेंटेनेंस होता है। एक जी। है हिंदू मैरिज एक्ट में जब डाइवोर्स पिटीशन यहाँ लगती है तो वहाँ पर भी मेंटेनेंस की एक एप्लीकेशन लगती है, सेक्शन 24 की, जी इंट्रीम मेंटेनेंस की, जी है ना। इसके बाद दूसरा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, उसमें भी लोग एप्लीकेशंस लगाते हैं। इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस में भी एक मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगती है। वो प्रावधान डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 20 में है और इंट्रीम रिलीफ उसमें सेक्शन 23 में है। अब ये डिफरेंट जो स्टेजेज हैं या डिफरेंट प्रोविजंस के तहत एक ही बात के लिए पार्टीज लड़ रही हैं। यह मैटर जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट का एपेक्स कोर्ट का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया 4 नवंबर 2020 को। जी और 4 नवंबर 2020 को रजनीश वर्सेस नेहा, मतलब मैं आपसे कह सकता हूँ कि जितने भी इस मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जो भी एडवोकेट्स Disputes हैं, हैं। जो भी जजेज हैं, उनके मुंह जवानी ये जजमेंट है। जी मतलब मैं आज आपसे कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं, पर मैं आज पब्लिक को बताना चाहता हूँ। जी लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसा हमारा सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है और सर्वोच्च न्यायालय यानी क्या बात कर रहा है। तो वो एपेक्स कोर्ट का वो जजमेंट, मैं आपसे ये कहूँ कि वो 150 पेज का जजमेंट है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी ने एक बहुत अच्छी तरह से मनन करके उसका मक्खन निकाला है। मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा जजमेंट, मतलब बहुत मुश्किलों से ऐसा जजमेंट आता है, उसमें उन्होंने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। वाह और उस प्रॉब्लम्स में दोनों पक्षों के ऊपर इतना अच्छा उन्होंने ऑर्डर्स किया है कि आपको ऑन एफिडेविट, आपको एक एफिडेविट देना है आपकी इनकम के संबंध में, आपकी प्रॉपर्टी के संबंध में, जिसमें बैंक अकाउंट ये सब कुछ। तो जो लोग छुपा छुपी करके ये सब कुछ करते थे तो उस जजमेंट से ख़त्म हो गया। कई जगह लड़कियां अर्निंग करती थी, छुपा देती थी, तो वहाँ भी वो ख़त्म हो गया। इधर लड़के लोग जो हस्बैंड हैं वो अपनी रियल इनकम नहीं बताना चाहते थे। वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से ख़त्म हो गई। जी जी और उसके लिए कोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंटली जब भी ये मेंटेनेंस के मुकदमे को डिसाइड करती हैं तो इमीडिएट बोथ पार्टीज़ को एक ऑर्डर करती हैं कि यू फाइल दी एफिडेविट। जो प्रोविज़न रजनीश नेहा में दिया है, फर्स्ट यू फाइल दी एफिडेविट बोथ पार्टीज जी जी कि आपकी सोर्स ऑफ विद इनकम। डॉक्यूमेंट्स कि जी। आपके बैंक अकाउंट कहाँ हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आप कितने और भी आपके इनकम टैक्स में कहाँ हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ आपने कहाँ कहाँ शो की है। पूरा एक कंप्लीट गाइडलाइंस बनाई है और उस गाइडलाइंस के बेस पर वो एफिडेविट देना है। उससे इजीली कोर्ट इस बात को डिसाइड कर सकती है कि मेंटेनेंस क्या होना चाहिए। जी जी टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। हमें आज के विषय से संबंधित उचित कानूनी सवालों का इंतज़ार है।
सर, आपसे जो हम बात कर रहे थे, आप हमें रजनीश वर्सेस नेहा का जो लैंडमार्क जजमेंट आया है एपेक्स कोर्ट का, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे और हाँ। आप हमें ये बता रहे थे कि सबसे पहले जैसे ही केस रजिस्टर होता है तो दोनों ही पार्टीज से ऑन एफिडेविट ये मांगा जाता है कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि ये एक कोर्ट को अंधेरे में रखने के लिए काफ़ी सारे लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सोर्स ऑफ इनकम को छुपाते हैं, जो इसके ज़रिए इन पैरेलल एफिडेविट लेने के कारण एक नया ऑफेंस अट्रैक्ट करता है अगर कोई इस पे गलत इन्फॉर्मेशन कोर्ट में सबमिट करता है तो। उसमें उसी जजमेंट में जी, उसी जजमेंट में उन्होंने लिखा है हाँ। कि अगर कोई भी ऑन इस Record. वाले एफिडेविट के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है जी, तो सो मोटो कोर्ट उसके खिलाफ फॉल्स एविडेंस का केस रजिस्टर करें, तो देयर इज ए पैनल प्रोविजन, जी, और वो पैनल प्रोविजन भी रखा है, और वो पैनल प्रोविजन के बेस पर लोग सही जानकारी देने लगे, क्योंकि डंडा जब चलता है तभी कुछ काम होता है। जी, 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 तो जी। अपने हाँ वो इस जजमेंट्स में याली बात बताई है, और इसी जजमेंट में एक बात और अच्छी कर दी, जी। क्योंकि जब इस केस का जजमेंट हो रहा होगा तो माननीय न्यायाधिपति महोदय के दिमाग में ये बात होगी कि लोग वर्षों तक एप्लीकेशन डिसाइड नहीं कर पाते, नहीं कराते हैं, तो इसमें उन्होंने कहा कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस दिया जाएगा, डेट यानी- ऑफ ऑर्डर से नहीं। वाह, तो कभी कभी जो एक लंबा टाइम एप्लीकेशन के डिसाइड करने के लिए लग जाता है, तो सामने वाला ये सोचता है कि इतने दिन लग जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि एक एप्लीकेशन फाइल हुई और उसके 1 साल बाद ऑर्डर हुआ, वो ऑर्डर हुआ 50,000 का। ओके, तो डेट ऑफ ऑर्डर से नहीं, डेट ऑफ एप्लीकेशन से, तो 12 महीने का उसको और भी मेंटेनेंस देना है, इसलिए ये और फास्ट हो जाता है। और इस फास्ट हो जाने के बाद इन सारी बातों पर इस जजमेंट का मैं ये बात कहूँगा कि बहुत ऐसा इफ़ेक्ट आया है कि बहुत से केसेज में कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, बहुत से केसेज जो मैट्रिमोनियल से संबंधित जी। हैं वो सॉल्व हो गए हैं, म्यूचुअली उसके बारे में कहीं ना कहीं कोई बात आई है। तो इस टाइप का इस जजमेंट का जो ऑनर अपन को करना है वो तो सभी को करना ही है। जी। और कभी कभी कहते हैं ना कि भगवान के मुंह से कोई निकली हुई बात है, जी, जी, तो ऐसी ही बातों के लिए ये जो जजमेंट आया, और इस जजमेंट से नेचुरली जुडिशरी में या जो केसेस में बहुत फ़र्क आया। जी। और फ़र्क आने के बाद क्योंकि इसकी अपील जो होती है अप टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होती है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सबसे पहले देखते हैं वेयर इज़ दी एफिडेविट ऑफ रजनीश नेहा, वेयर इज हाउ मेनी इनकम यू हैव शोन दैट इन दैट एफिडेविट, तो उसमें कितनी आपने इनकम शो की है, लाओ अभी हम तय कर देते हैं। नीचे वाले कोर्ट ने क्या गलती की थी, नो रॉन्ग, देयर इज़ नो रॉन्ग। ये बिल्कुल सही है, और शायद इसीलिए ही जो है ऐसे फैसलों को जो निर्धारित करते हैं उन्हें न्यायमूर्ति कहा जाता है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ब्लैक एंड वाइट न्याय नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखिए एक छोटा सा अमाउंट अगर हम देखें, जैसे कि आपने 50,000 का बताया था, अगर एप्लीकेशन जो है वो 1 साल पहले की है और ऑर्डर 1 साल बाद आया है, तो 50,000 का अगर ऑर्डर हुआ है तो इट काउंट्स ऑन टू 6 lakhs। अगर छोटे अमाउंट की बात करें, अगर 1,000 रुपये हुआ है तो 12,000 रुपये अगर ऑर्डर में आए हैं तो आपको पर मंथ उतना अमाउंट मिलेगा जिस डेट पर एप्लीकेशन रजिस्टर हुई थी। ये बहुत बड़ा फैसला है, इस कारण से लोग अपनी इन्फॉर्मेशन भी सही कोर्ट के सामने व्यक्त करते हैं, और उसी के बाद जल्दी उसमें दोनों केस पार्टीज decide- चाहती हैं कि जल्दी decide फैसला हो जाए। और जल्दी डिसाइड हो जाता है। जी, 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 नॉर्मली मेंटेनेंस के जो केसेज हैं जी। कोर्ट जल्दी ही डिसाइड करती हैं। अदर जो सिविल टाइप के जो मुकदमे हैं डाइवोर्स के हैं उसमें टाइम लगता है, पर क्योंकि कोर्ट के पास हैवी बर्डन्स हैं, जी। कुछ बात मान के चलें कि कुछ फैशन के कारण से, कुछ समाज के कारण से छोटे छोटे झगड़े को लेकर लोग कोर्ट पहुंच रहे हैं, जिसे कभी आपने उन्होंने बोला था कि ये सारे नहीं आना चाहिए। कोर्ट के सामने वही मैटर आए जो वाकई में कोर्ट को पहुंचने लायक मैटर है, जो घर में जिसमें सुलझने का जो चांस ही सुलझने का चांस नहीं है, हाँ। उसको वाली चीज़ को लाना चाहिए, पर फैशन के रूप में इसको नहीं लगाना चाहिए। जी, 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 जी। और मैं दूसरी रूप में भी कह सकता हूँ कि आजकल जो जरा सी बात है और साधारण रूप से सब लोग ये कहते हैं कि हम आपको
सुप्रीम कोर्ट तक देख लेंगे। हाँ अरे जाकर देखो तो सही सुप्रीम कोर्ट तक, तब पता चलेगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों सोच रहे हो? यहीं यहीं अपनी ही लोअर जुडिशरी पर विश्वास करके अपना काम करें। और कहीं ऐसी कोई लोअर जुडिशरी में भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स होते हैं, और जो ऑर्डर्स होते हैं उसको मेंटेन करना है। सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही आदमी, उसको कोई राइट नहीं, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर हर चीज़ के लिए भी एक सीमाएं हैं, और उसी सीमाओं को बांधने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइप के जजमेंट्स दे दिए, जी जी ताकि उनके सामने भी कोई व्यक्ति आए तो उसका इमीडिएट उसको एक रिलीफ बता दें कि नहीं, नो रॉन्ग, इसमें तो ये सब लिखा हुआ है कि लो, इमीडिएट डिसाइडेड। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी सारी परिस्थितियों में अपन को समझना है, और कानून के रूप में यानी जो बात करनी है उसको लाना है, और इसको सबको वाली बात करनी है। एक अनदर दूसरा मैटर मैं आपसे ये कहूँगा, क्योंकि अभी आजकल थोड़ा सा दर्द है किस इस विषय- बात का कि मेंटेनेंस अमाउंट फिक्स हो जाने के बाद उसका एग्जीक्यूशन ये एक पेन एरिया एक है। पेन एरिया है। और इस पेन एरिया पर भी मैं जो यहाँ से कह रहा हूँ मेरे माध्यम से, कि ऐसा एक रजनीश नेहा जैसा एक जजमेंट और आना चाहिए। मैं आपसे पूछने ही वाली थी हम्म, कि ऑर्डर आ जाने के बाद महिलाओं को या पुरुषों को भी कहाँ जाना चाहिए हाँ, कि एग्जीक्यूट हो जाए? नहीं एग्जीक्यूट हो जाए, पुरुष तो जाएगा ही नहीं, एग्जीक्यूशन के लिए तो वही है। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसका एग्जीक्यूशन में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े हैं, और ये मेंटेनेंस वाले जो झगड़े हैं, वाइफ रह रही है अनदर सिटी में और हस्बैंड रह रहा है अनदर सिटी में, तो उसकी रिकवरी से संबंधित जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम की एक कोर्ट दूसरी कोर्ट के वारंट्स को किस प्रकार से एग्जीक्यूशन करेगा या किस प्रकार से नहीं करेगा, इसमें थोड़ा सा एक डिले फैक्टर जो आ जाता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और वो जो डिले, क्योंकि नॉर्मली आप देखें कि अपने यहाँ अभी अपने भारतीय संस्कृति में सिटी टू सिटी मैरिज नहीं है, जी मैरिज है आउट ऑफ स्टेट भी है, आउट ऑफ सिटी है ये वो। हाँ। तो नॉर्मली वाइफ जहाँ रह रही है और उसके बाद उसका हस्बैंड जहाँ रह रहा है, जहाँ का वो उसका वाली जो बात है, तो वो एग्जीक्यूशन की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। यूनिफाइड नहीं है। यूनिफाइड तो है, मतलब कानून को मैं हमेशा ये नहीं कहूँगा कि कानून unified कानून नहीं सर, प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिफाइड प्रोसेस ऑफ नहीं है। एग्जीक्यूशन में कहीं ना कुछ कमियां हैं। उस कमियों को दूर करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से, और कोर्ट भी पूरी तरह से कोशिश करती है कि भाई एटलीस्ट रिकवरी जो जिसका हमारा जो ऑर्डर हुआ है उसका इम्प्लीमेशन हो जाए, और उसके इम्प्लीमेशन के लिए कोर्ट करती है सब कुछ बातें। तो वो सारी परिस्थितियां जो हैं उसमें कभी कभी कोर्ट गिरफ्तार अरेस्ट वारंट भी है, आपका सब बेलेबल वारंट भी है, और कई केसेस में हस्बैंड को जेल जाते हुए हमने देखा। अफसोसजनक। अफसोसजनक, मतलब तुमने शादी तो कर ली, शादी करने के बाद उसको निभाया नहीं, इसके बाद तुमको कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया, इसके बाद भी तुम कंप्लाइंस नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या नेचर है? इंटेंशन जो है। इंटेंशन को तो पनिश ऐसे किया जाए। एग्जीक्यूशन के लिए अभी और भी थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉ जो है वो और आना चाहिए। जी, और जी। स्ट्रिक्ट लॉ के लिए जो अमेंडमेंट है, जब तक नहीं होगा कि कोर्ट के सामने वाला है कि हम कुछ कर नहीं सकते ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ये वो, जी, तो जी। इसका इम्प्लीमेशन होना चाहिए। जी, जी, जब वो लॉ ऐसा बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली कोर्ट के सामने एक पावर आ जाएगा, और उस पावर के बेस पर कोर्ट आगे बढ़ करेगा। जी जी जी। जब एक्सपीरियंस्ड लॉ प्रैक्टिशनर्स इस तरह की बातें ऐसे प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं, तो हम आशा करते हैं कि पॉलिसी मेकर्स तक भी ये बात ज़रूर पहुंचेगी, और ये जो ग्लिच है इसको लेकर भी कोई उचित सॉल्यूशन ज़रूर आएगा। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे पहले भी ऐसा होता था, अब होता है कि नहीं, आप बताएं कि किसी महिला को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस एज अ रिलीफ कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, और उन्होंने उसका यूज़ ही नहीं किया, उनके अकाउंट में वो क्रेडिट तो हो रहा है हस्बैंड की तरफ से, लेकिन वो उसे विड्रॉ नहीं करती, वो उसे यूज़ नहीं करती, तो फिर उसका क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, कानून बनाने वालों ने जब बनाया है तो उसमें ये भी एक प्रोविज़न रखा कि उसमें कि जो मेंटेनेंस अमाउंट जो है जी। कोर्ट उसको रिजेक्ट ख़त्म भी कर सकती है, उसको कम भी कर सकती है, उसको बढ़ा भी सकती है। ये है एक अनदर प्रोविज़न
अंडर 127 ऑफ द सीआरपीसी जो जी, मेंटेनेंस का जी, है जी, जी। कि आपका यदि मेंटेनेंस का अमाउंट जो हुआ है उसका यदि वो वाइफ यूज ही नहीं कर रही और वो ये बताकर हस्बैंड को उसको कोर्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि आपका ये जो ऑर्डर हुआ है इसको आप रिकॉल करो। ओके। और क्योंकि कोई भी एक ऑर्डर है उसको रिकॉल करने के लिए या तो हायर कोर्ट में जाइए या फिर उसी कोर्ट में प्रोविज़न है या नहीं उसके बारे में, तो ऐसा प्रोविज़न लॉ ने रखा है। ऐसा भी होता है कई बार कि जिस वक्त वाइफ ने बड़ी मेहनत से माननीय न्यायालय के सामने ये प्रूव किया कि उन्हें मेंटेनेंस की आवश्यकता है उनके बेसिक भरण पोषण के लिए, उनको ग्रांट भी हो गया और पूरा ऑर्डर उनके फेवर में आने के बाद उनकी स्वयं की जॉब लग गई वाइफ की, तो उन्हें क्या ऐसा भी कुछ होता है कि फिर बाद में उनका मेंटेनेंस खत्म कर दिया जाए? नहीं, मेंटेनेंस जब उसकी जॉब लग गई उस दिन के बाद से मेंटेनेंस खत्म। ऑटोमेटिकली नहीं जी, वो प्रोसेस के बारे में देखिए, थोड़ा ये जानकारी क्या है, दें। स्वयं ही मतलब या तो आप सेल्फली कि मैंने अब एम्प्लॉय मैं जो हूँ मैं नौकरी कर रही हूँ अब मुझे मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, हस्बैंड को लिख दे कि मेरे को अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं लिखती और हस्बैंड कोर्ट में ये प्रूव कर देता है कि आफ्टर दिस कि वो अब जो 10,000 रुपये का मेंटेनेंस हुआ था लेकिन अब इसको नौकरी मिल गई है 30,000 रुपये की संविदा शिक्षा में ये काम कर रही है, इसलिए अब देयर इज नो नीड। तो ऐसी परिस्थितियों के आधार पर कोर्ट उस ऑर्डर को रिकॉल कर सकते हैं जी। और सर एक ऐसा भी प्रावधान होता है जिसमें कि जैसे कोई महिला है वो फ्रॉड्यूलेंट केसेस करती हैं, तो क्या उनके अगेंस्ट में भी एक्शंस हो सकते हैं? बिल्कुल 100%। उसमें फ्रॉड्यूलेंट केसेस में जैसे कई बार महिलाएं धमकी देती हैं, मिसयूज ऑफ लॉ जो होता है, फैमिली को लड़के की फैमिली मेंबर्स को भी उसमें वो कहते हैं कि हम आपको भी लूप में लेकर के पनिशमेंट आपको दिलवाएंगे। तो ऐसे केसेस में जो एप्लीकेंट होता है या हम कहें जो पिटिशनर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में कोर्ट क्या एक्शन ले सकते हैं? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने ये वाला क्वेश्चन किया है थोड़ा सा अपने इस टॉपिक से अलग है लेकिन तब भी अपन बात करते हैं जी ज़रूर। कि वो है 498A। ओके, 498 ए डिफरेंट सेक्शन आ गया। दिस इज दी वन क्रिमिनल कि दिस ऑल दी एलिगेशन अगेंस्ट द फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, पूरी चाचा ससुर मामा ससुर और सब कुछ लाइन। तो इसके लिए आपको कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन मूव करिए और ये हायर कोर्ट में जाना पड़ता है। आपको FIR क्वेश्चन के लिए आपको हायर कोर्ट में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ। तो देयर आर दी सो मैनी लॉट ऑफ जजमेंट जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है अगेंस्ट दी रिलेटिव्स। 498A के बारे में जानकारी दे रहे थे कि कैसे एक में जो एक फॉल्स कंप्लेन हो रही है और फॉल्स कंप्लेन के साथ साथ में क्योंकि इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट को एक जजमेंट पास करना पड़ा जी उसके बेल के लिए और जो सब धमकियां होती थी, तो वो सारे ऑल दी सर्कमस्टेंसेस एक वाला जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का अर्नेस वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारे डाटाज बुलाए कि हाउ मेनी केसेस कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में कितने केसेस FIR रजिस्टर्ड हुई, कितने केसेस में कन्विक्शंस हुआ, कितने केसेस में वाली सब बात हुई। उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो है 7 इयर्स के पनिशमेंट तक के लिए जो अपना CRPC का प्रावधान था उसको अट्रैक्ट करते हुए उसको जो है वो उसको लीलेंट कर दिया। तो अब ये जो दादागिरी थी या कुछ था तो वो थोड़ी सी कम हो गई। मेरा इस केस में क्योंकि आपने वाली बात की है तो आज मैं सभी लोगों से ये बात कहूँगा कि परिवार के संबंध में, परिवार बिगाड़ने के संबंध में या जो कुछ भी है उसके लिए झूठी कहानी ना बनाएं, सच्चाई को लेकर आप सामने आए और उसकी यदि आपको लड़ाई लड़नी भी है कानूनन तो सबसे पहले जाइए मीडिएशन में, मीडिएशन के माध्यम से आप करिए। फिर माइल्ड जो है ताकि झगड़ा बढ़े नहीं, केस आगे नहीं हो। सामने वाला पति ये कहता है कि साहब कि मेरे माँ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया, मेरे पिताजी के ऊपर, अब मैं इसको नहीं रखूँगा। तो आप इजीली एक छोटा सा मुकदमा जिसको मैं कहूँगा मेंटेनेंस का लगा दें। वो मुकदमा लगाने से वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट इतना अच्छा मीडिएशन से संबंधित काम करती हैं कि वो अगर वो ज़्यादा लंबा कुछ झगड़ा नहीं हुआ है
तो उसको वही वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन अब बाय एलिगेशन पे एलिगेशन और ये एक दूसरे को लगाते हैं। देखिए इसी बात के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने एक और वो जजमेंट दिया और हाई कोर्ट ने भी उसको सभी डिफरेंट जो स्टेट है उन्होंने अपने रूल्स बनाए और इसमें ये बताया कि फैमिली कोर्ट में अगर कोई भी पिटीशन लगी है तो नॉन एप्लीकेंट को सिर्फ नोटिस जाएगा, उस एप्लीकेशंस की कॉपी नहीं जाएगी। वाई? इसलिए कि वो उस एप्लीकेशंस को पढ़ लेगा और आकर फिर वहाँ पर चिल्ला चोट करेगा और सब कुछ करेगा। तो कोर्ट कहती है कि नहीं, वो उसकी एप्लीकेशन को अभी हम सीक्रेट रखेंगे। जी जी। इसके ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ देवास से आरती जी जुड़ रही, मालती जी जुड़ रही। हेलो, मालती जी, संपर्क टूट गया है। जी जी बताएं। तो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, वो कॉन्फिडेंशियली रखा जाता है। व्हाट दी नीडेड, मतलब इसलिए कि उसने उस पर जो एलिगेशंस लगाए हैं अपोजिट पार्टी के ऊपर ऐसा कोई भी इम्प्रेशन डेवलप ना हो कि मेरे को क्या करना है। तो उसके पहले कोर्ट पहले मीडिएशन करती है, मीडिएशन यदि फेल होता है तब जाकर वो एप्लीकेशन की कॉपी देती है। नॉर्मली मतलब जो है कि आप देखिए कि कितना भाई एक पक्ष ने आपके खिलाफ शिकायत कर दी है लेकिन दूसरे पक्ष को उसकी कॉपी नहीं, तो वो दूसरा पक्ष और बढ़कर शिकायत करने के लिए आया। इसलिए उसको कहा कि भाई आप अपनी शिकायत के साथ आए। लास्ट मिनट तक फैमिली कोर्ट की यही कोशिश रहती है कि परिवार बच जाए। हाँ, देखिए लास्ट मिनट तक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आफ्टर दी जजमेंट के बाद भी, मतलब इवन मैं आपसे ये कहूँ कि एडवोकेट्स, जजेस, जो मीडिएशन से संबंधित जो लोग हैं, वो जब हमारे यहाँ लोक अदालत लगती है तो जज कब खुश होते हैं, या जज हम लोग से ये कहते हैं कि आप वाला मुकदमा लाओ जिसमें परिवार जुड़ रहा है। बहुत सुंदर। तोड़ने वाला मुकदमा तो बहुत देख लिए हमने, तो आप जोड़ने वाला मुकदमा लाओ कि भाई इसमें देखिए कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हम कोर्ट से भेज रहे हैं उनको वहाँ, तो हम लोगों को सबको खुशी होती है। याली सारी बातों के लिए हम लोग को खुशी होती है कि परिवार जुड़ रहा है, परिवार टूट नहीं रहा है। एक इम्प्रेशन ये है कि एडवोकेट्स या जजेज या वहाँ जाने के बाद फिर कुछ बचता नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, ये नहीं। मैंने आपको ये बताऊं, कई केसेस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इतना ओवरलोडेड वर्क होने के बाद भी क्लाइंटों के साथ चैम्बर में जाकर एक एक घंटा उन्होंने बातचीत की है। आप बताइए कि सोसाइटी को चलाने के लिए, सोसाइटी को बचाने के लिए एक कितना वैल्यूएबल टाइम जो इतने बड़े जजेज, जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, या हम लोग सब लोग हैं, हम लोग इतना समय निकालते हैं और ये सब कुछ करते हैं, कैसे, क्यों, व्हाट द रीजन ये, हम लोग इस समाज में एक ऐसी विकृतियां नहीं लाना चाहते, समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, समाज को तोड़ना नहीं चाहते। ये एक गलत अवधारणा है कि कोर्ट में जाकर परिवार टूट ही जाता है। हालांकि ये एक नज़रिए से सही भी है। अगर आप सच में बहुत सफ़र कर रहे हैं तो अपने अधिकारों के लिए आप ज़रूर वोकल होइए, आप ज़रूर कोर्ट के दरवाजे जाइए। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप गलत फैक्ट्स के साथ जाएंगे, आप उसे प्रूव नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप लॉस में ही रहेंगे, परिवार से भी दूर हो जाएंगे और न्यायालय भी आपको उससे संबंधित किसी भी तरह का रिलीफ ग्रांट नहीं कर सकेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एज अ मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे आज के विषय से संबंधित, कि लोगों का कंडक्ट किस तरह का होना चाहिए और परिवारवाद की तरफ रुख करने के पहले वो क्या अपने आप सोचे, क्या चिंतन, आत्मचिंतन से गुजरे कि वो एक सही निष्कर्ष पे पहुंच जाए, क्या मैसेज देंगे? आपने बहुत अच्छी बात पूछी मेरे से। मैं उसको एक चीज़ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। कि एक अच्छे रिलेशन है हस्बैंड वाइफ के जी, और वाइफ अपने मायके जाती है जी, और उसको छोड़ने उसका हस्बैंड जाता है। जब जाता है तो कहते हैं ये इतना पैसा और ले ले, जा तेरे को काम आएगा, तुमको याद। ऐसे ही जब रूठ कर आपकी पत्नी चली जाए तो उसका भरण पोषण बंद मत करिए, देते रहिए। उसको अदालत जाने की जरूरत ना पड़े, अदालत का दरवाजा खटखटाना ना पड़े। ये आपकी ड्यूटी है। जब आपने 7 फेरे लिए, जब आपने उससे वचन निभाए, तो सब कुछ, तो जब कुछ भी है, जैसा भी है, मतलब वो रूठ के भी चली गई, लेकिन
उसके मेंटेनेंस में कभी बाधा ना बने। जी जा रही है चले जाने दीजिए, और कहे जब जा रही है तो ले तेरे लिए मैं ये पैसा भी भेज रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, आप देखिए सारे मैटर सॉल्व हो जाए। जी जी वो जी अपने स्वयं के लिए नहीं, उसके लिए भी, कि ये मैं मैसेज इसलिए देना चाहता हूँ कि वो चली गई तो चली गई, कोई बात नहीं, रूठ के चली गई या झगड़ा करके भी चली गई, पर उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। झगड़ा करते रहेंगे, अदालत में आते रहेंगे, लेकिन मेंटेनेंस जो है एक किसी भी महिला का, किसी भी वाइफ के सम्मान के लिए ये वह है बेसिक है। कि वो वही सम्मान से जिए जो उसका हस्बैंड उस सम्मान से जी रहा है। जी ले लेंगे हम सब, तलाक ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, पर जाने से पहले और इसको करने से अगर यही चीज़ सब लोग एडॉप्ट कर लेंगे, तो मैं इसलिए आज ये मेंटेनेंस के मुकदमे के मेंटेनेंस के बारे में आया हूँ आपके जी, पास, जी। कि ये ख्याल रखें, जी। एक दूसरे का ख्याल रखें, अलग हो जाने के बाद भी ख्याल रखें। जी जी जी, ये बहुत ज़रूरी है, यही हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, और हम आशा करते हैं कि ये मैसेज आप सभी तक ज़रूर पहुंचा होगा और आप अपने कंडक्ट में इसको ज़रूर अपनाएंगे। आशा करते हैं कि आज का विषय आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार देखिए कानूनी सलाह, हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को। नमस्कार।